गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईडुशाला में आपका स्वागत है। हम लोग घटना चक्र पॉइंटर की सीरीज कर रहे थे। इसमें भौतिक विज्ञान का ये पार्ट 1 है। इससे पहले विज्ञान के सारे टॉपिक कंप्लीट किए जा चुके हैं, तो आप वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, भौतिक विज्ञान। फर्स्ट है इसमें मात्रक और इकाई। शक्ति का मात्रक क्या है? तो ये है वाट। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो ये भी वाट होता है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट होता है। बल का मात्रक है न्यूटन है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। आवृत्ति को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो ओम मीटर है। तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है वो ओम मीटर होती है। प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक का बराबर कितना होता है? तो ये 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो एक पारसेक जो तारे संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है वह 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट है पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक दूरी का मात्रक है। ठीक है, पारसेक दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट पे आते हैं, माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है तो वह है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में है, में व्यक्त की जाएगी कितने नैनोमीटर से? तो 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर से व्यक्त की जाएगी। एक नैनोमीटर कितना होता है? तो 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। तो एक नैनोमीटर में 10⁻7 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। नेक्स्ट है, इनमें से वह राशि जिसका कोई मात्रक नहीं है तो कौन सी है? तो विकृति है। तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, जबकि प्रतिबल, बल और दाब का मात्रक होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, सुमेलन देख लेते हैं कौन कौन सुमेलित है। भौतिक राशियां और उसके इकाई है। त्वरण, त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण की इकाई। नेक्स्ट है बल का न्यूटन होता है। कृत कार्य का जूल होता है। आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है, आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है। द्रव्यमान का केजी किलोग्राम होता है। दाब का पास्कल होता है। नेक्स्ट है इकाई और प्राचल देख लेते हैं। वाट शक्ति का मात्रक होता है। समुद्री जहाज की गति का मापन किस में होता है? तो नॉट में होता है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को नॉटिकल मील में मापते हैं। उष्मा कैलोरी, विभवांतर का वोल्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित है। उच्च वेग मैक से संबंधित है। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है एंगस्ट्रम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, एक हॉर्स पावर में होते हैं तो ये 746 वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल किससे संबंधित है? तो दाब से या दबाव से संबंधित है। एक माइक्रोन कितने मिलीलीटर के बराबर होता है? तो ये 1/1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो 1/1000 मिलीलीटर के बराबर होता है एक माइक्रोन। एक माइक्रोन प्रदर्शित करता है तो ये 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की लंबाई प्रदर्शित करता है। तो एक माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, सुमेलित है तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या होती है? यह डेसिबल होती है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई होती है। सेल्सियस जो है तापमापन की इकाई होती है। नेक्स्ट है, इनमें से ऊष्मा की इकाई नहीं है तो कौन है जो ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो वाट जो है ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, शक्ति की इकाई होती है। और कैलोरी, किलो जूल ये ऊष्मा की इकाई होती है। ठीक है, तो कैलोरी, किलो जूल ये ऊष्मा की इकाई है। नेक्स्ट है, 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है? 1 किलोमीटर दूरी बराबर है 1000 मीटर से। ठीक है, 1000 मीटर। एक पिकोग्राम कितने के बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। एक पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई है न्यूटन।
पर वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी दबाव की इकाई बार होता है। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समान होता है? तो यह 1.0 बार के समान होता है। तो 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो होता है वह 1.0 बार के बराबर होता है। नेक्स्ट है तेल का एक बैरल होता है लगभग 159 लीटर होता है। एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। निम्न में से लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी है? तो लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है वो फर्मी मीटर होती है। लंबाई की न्यूनतम इकाई इनमें से फर्मी मीटर है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। सुमेलित है, देख लेते हैं। क्यूसेक क्या है? प्रवाह की दर मापता है। बाइट कंप्यूटर की इकाई है। रिक्टर भूकंप की तीव्रता मापता है। बार जो है दाब का मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो यह जल का बहाव नापता है। इनमें से वह जो वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है वो डॉप्सन है। तो वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसकी मोटाई किसके द्वारा नापी जाती है? तो यह डॉप्सन के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मापक यंत्र एवं पैमाने। तो देखते हैं, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? तो नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार में हम क्या उपयोग करते हैं? तो यह परासर्व तरंगों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर होता है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ऑडियोमीटर से मापी जाती है। इनमें से वायु की गति मापी जाती है किसमें? एनीमोमीटर में मापी जाती है। तो एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति मापी जाती है। नेक्स्ट है सुमेलित है, देख लेते हैं। एमीटर किससे संबंधित है? तो यह विद्युत धारा से संबंधित है। और टैक्योमीटर यह 36 दूरियों लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का मापन करता है। तो टैक्योमीटर जो है 36 दूरी लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं का मापन करता है। नेक्स्ट पे आते हैं। पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से पायरोमीटर कहा जाता है, किससे कहा जाता है? तो विकिरण ताप मापी को पायरोमीटर कहते हैं। विकिरण ताप मापी को पायरोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो, वह कौन सा है? तो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। कौन सा है वह? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। नेक्स्ट पे आते हैं। पायरहेलियोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। तो पायरहेलियोमीटर जो होता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मैनोमीटर के द्वारा की जाती है, क्या की जाती है? गैसों के दाब की माप की जाती है। तो मैनोमीटर द्वारा गैसों के दाब मापन किया जाता है। नेक्स्ट है उपकरण और मापन की राशि दी हुई है, देख लेते हैं। हाइग्रोमीटर यंत्र है किसका? सापेक्ष आर्द्रता का। स्प्रिंग तुला जो है भार से संबंधित है। नेक्स्ट है सुमेलित है, देखते हैं। ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या होता है? वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र होता है। तो ओडोमीटर द्वारा हम वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं। ठीक है, ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र होता है ओडोमीटर, ओंडोमीटर। ओके, नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में क्या प्रयोग होता है? यह पारे का उपयोग किया जाता है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है थर्मोरेसिस्टर, एक उपकरण है जो कार्य करता है, यह इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। तो थर्मोरेसिस्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है सुमेलित है, देख लेते हैं। स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है वो रक्तचाप मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रक्त दाब नापने के यंत्र का क्या नाम है? तो यह स्फिग्मोमैनोमीटर नाम है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्त दाब नापा जाता है। नेक्स्ट है रडार उपयोग में लाया जाता है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में लाया जाता है। तो रडार का उपयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है
हिमनदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है तो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। तो जो रिएक्टर पैमाना है उससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं? भूकंपीय लहरों का आयाम प्रयोग करते हैं। तो भूकंपीय लहरों का आयाम का उपयोग कर हम रिएक्टर से मापते हैं। नेक्स्ट है सुमेलित है, देखते हैं। ताप सेल्सियस से, विद्युत किलोवाट आवर है, रक्त का RH गुणक होता है, भूकंप रिएक्टर पैमाना में मापा जाता है। तो ताप सेल्सियस में, विद्युत किलोवाट व आवर में, रक्त RH गुणक में और भूकंप रिएक्टर पैमाना में। नेक्स्ट है ताप का वह पैमाना जिसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है तो वो केल्विन होता है। तो केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। नेक्स्ट है भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो यह सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ को भूकंप मापी यंत्र कहते हैं। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है, क्या रिकॉर्ड करता है? तो ये भूचाल को रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है सुमेलित है, ऊंचाई अल्टीमीटर से संबंधित है, प्रतिरोध ओम, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। ठीक है, प्रतिरोध ओम से संबंधित है। फिर देखते हैं सुमेलित है, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब से संबंधित है, मैनोमीटर दाब से संबंधित है, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन से संबंधित है। तो कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन से संबंधित है और कार्डियोग्राम जो है हृदय गति से संबंधित है। सिस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता से संबंधित है। फोनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन के लिए किया जाता है फोनोमीटर का उपयोग। नेक्स्ट है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो यह है पॉलीग्राफ। तो ये टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यांत्रिकी। नेक्स्ट है इसमें द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति, ये सब के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है? तो कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में साधारण यंत्र सहायता करता है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो ये बढ़ेगी। ठीक है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी। नेक्स्ट पे आते हैं, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो यह है अपकेंद्रण। तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली क्या है? तो यह है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण के द्वारा प्रक्षालन मशीन कार्य करती है। इनमें से वह जो सदिश राशि नहीं है तो वह है आयतन। आयतन जो है सदिश राशि नहीं है, जबकि विस्थापन, वेग और बल जो है सदिश राशि है। नेक्स्ट है इनमें से सदिश राशि कौन है? तो विस्थापन जो है सदिश राशि होती है। नेक्स्ट है इनमें से सदिश राशि कौन है? तो संवेग है सदिश राशि। नेक्स्ट देखते हैं पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वह क्या है? वह द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वो द्रव्यमान है। नेक्स्ट बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। नेक्स्ट पे आते हैं, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान है तो उस घन के किनारे की लंबाई माप इकाई में कितनी होगी? तो यह 6 होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो यह ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब यही है। नेक्स्ट हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? तो केवल गतिज होती है। नेक्स्ट वायु शक्ति में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह गतिज ऊर्जा कहलाता है। तो वायु शक्ति में ऊर्जा का वो रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह गतिज ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका क्या कारण है? तो यह स्थिरता का जड़त्व से संबंधित है। नेक्स्ट कथन और कारण है, देखते हैं। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है, क्योंकि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता। तो ये दोनों सही कथन है और कारण जो है इसकी व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होता है वो कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उससे चलायमान रखने के लिए
आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना था? तो यह 10 गुना था। नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए और वे क्रमशः XYZ दूरी पर रुके तो क्या होगा? तो ये तीनों बराबर होंगे, X बराबर Y बराबर Z होगा। नेक्स्ट है। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया क्या होगी? तो R से कम होगी ये। नेक्स्ट आते हैं। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो यह 2:3 होगा, 2:3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ क्या है? तो ये क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है। निम्न कथनों पर विचार करना है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन अंदर के पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो ये है A बराबर V माइनस U बाई T। तो ये त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्व के अधीन गति। चलिए देखते हैं। वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, तो कौन सा है? वो ब्रह्मगुप्त थे। इन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधक के जनक कौन है? तो FW टेलर हैं, जो वैज्ञानिक प्रबंधक के जनक हैं। नेक्स्ट है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है, तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं सकती, क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है तल के अंदर रहती है। नेक्स्ट है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वो होता अब जितना अभी है उसका चौथा भाग होता। ठीक है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। निम्न में से ये लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो जो टुकड़ा है सर्वप्रथम कौन सा टुकड़ा आएगा? तो ये सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ठीक है, लकड़ी लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े सभी साथ साथ पहुंचेंगे। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। तो हवा में जब गिराएंगे लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद, तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। नेक्स्ट है। 2 गेंदें A और B क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की हैं। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो भूमि पर दोनों गेंदें A और B एक साथ पहुंचेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है। कथन और कारण है, देखते हैं। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, तो ये सही है, क्योंकि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। नेक्स्ट, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, किसी पिंड का भार अगर हम देखते हैं तो यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम होगा। नेक्स्ट है। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय में विस्थापन का विवरण प्रदर्शित करने वाला रेखा चित्र है। ये रेखा चित्र दिया हुआ है, इस तरह बनेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर
अनंत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है तो अधस्थल एक पिंड को पहुंचने में लगा समय क्या होगा? तो ये होगा 1/sin θ√2h/g। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो 29.4 मीटर पर सेकंड होगा। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा 980 सेंटीमीटर पर स्क्वायर से ज़्यादा। नेक्स्ट है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण g/6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो ये भी 100 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, भारहीनता क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर भारहीनता होती है। नेक्स्ट है, सुमेलित है। मैडम रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एक्सरे की खोज W.K. रॉन्टजेन ने की थी। चेचक एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट पे आते हैं, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है, इसीलिए हम लोग अनुभव नहीं कर पाते। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है वही रहेगा। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक जब लुप्त हो जाएगा तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान लेकिन वही रहेगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो यह न्यूटन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता रहता है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो आकर्षण है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता रहता है, इसीलिए वह उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है। नेक्स्ट है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है तो यह डॉपलर प्रभाव के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा केंद्राभिमुखी बल के कारण, जिसे अभिकेंद्र बल भी कहते हैं, के कारण करता है। नेक्स्ट है, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। तो चारों में प्रबल कौन है? तो यह है प्रबल नाभिकीय बल। तो इन चारों में सबसे प्रबल कौन होता है? प्रबल नाभिकीय बल। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। कब मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो उसे अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो लोलक की जो टाइम पीरियड होती है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में शुष्क हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए वो सुस्त हो जाती हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? तो यह कम हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करना है, इनमें से देखना है सही कौन है। तो एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में सही है उसका को देख लेते हैं। जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, ये सही है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये भी सही है। और सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ कम होता जाता है, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है किस समय? तो ये शीतकाल में चलती है। पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है? तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है?
तो यहाँ इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसीलिए यहाँ वायुमंडल नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्थूल पदार्थों के गुण। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण होता है? ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है, सरफेस टेंशन जिसे कहते हैं। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो यह होता है घर्षण। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का जो तल तनाव पानी से कम होता है, इसीलिए तेल जल के ऊपर फैल जाता है। नेक्स्ट है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है। एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी बीमाएं नीचे दी गई हैं अलग अलग एक ही भार से खींचे जाते हैं तो अधिकतम धैर्य वृद्धि होगी 3 मीटर लंबाई और 1.5 मिलीमीटर वाले तार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं कौन सा कथन सही है। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, ये सही है। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता, ये भी सही है। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, तो ये सारे केशिकत्व की घटना के कारण होता है। केशिकत्व कारण नहीं है तो पौधों की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए यह कारण नहीं है। नेक्स्ट है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो यह है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है जिसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसीलिए वो अधिक ऊंचाई पर चढ़ जाता है। नेक्स्ट है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वहाँ वायु दाब में कमी के कारण ऐसा होता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किसके नियम पर आधारित है? तो यह है पास्कल के नियम पे। ठीक है, तो हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है वो पास्कल के नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी है। कैसे? तो लोगों के आवागमन तथा लोगों के जुड़ाव के संबंध में। बैरोमीटर में अचानक गिरावट हो जाने से मौसम दशा क्या इंगित करता है? तो तूफानी मौसम इंगित करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद कौन सा है? तो यह है एस्फाल्ट। तो पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद एस्फाल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है जल की सघनता या इसको घनत्व कहेंगे, जो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। नेक्स्ट है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। इसकी वजह से जलीय जंतु जीवित रहते हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता, इसीलिए। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व जो उसका है अपरिवर्तित रहेगा। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर, इसका अधिकतम घनत्व होता है। नेक्स्ट है, कथन कारण है, देख लेते हैं। कथन है, लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। आर गलत है, छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट है, लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से कम होता है, इसीलिए। एक सुई पानी में डूब जाता है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का जो आपेक्षिक घनत्व होता है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से
अधिक होता है, इसीलिए वो डूब जाता है। नेक्स्ट है लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है, ये पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। नेक्स्ट है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, तो इसका जल में भार क्या होगा, तो वो शून्य होगा। नेक्स्ट है मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है, तो यह है अपकेंद्रीय बल के कारण ऐसा होता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है, तो यह उनका कम घनत्व होना है। वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया है, तो यह है टेक्नीशियम। टेक्नीशियम को कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है वह है, तो वह 1/9 होता है, मतलब एक भाग उसका समुद्र की सतह से ऊपर होता है और 9 भाग नीचे होता है। नेक्स्ट है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर उतना ही होगा। ठीक है। पानी के 4 डिग्री से सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री से सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा, तो शरीर डूब जाएगा। तो पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। नेक्स्ट है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्र जल जो होता है वो नमकीन होता है, जिससे उसका घनत्व अधिक होता है। इसीलिए जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है। नेक्स्ट है कथन कारण है, देख लेते हैं। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। इसका कारण है कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। इसीलिए स्थित विज्ञान किससे संबंधित है, तो यह विश्राम की स्थिति से संबंधित है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इडूशाला में आपका स्वागत है। हम लोग घटना चक्र पॉइंटर की सीरीज कर रहे थे, जिसमें ये फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स का पार्ट 2 है। इससे पहले वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। प्रकाश वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है, वह 200 से 280 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट है सौर विकिरण दिखता है लगभग 400 से 700 nm परास में दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं दीर्घ प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार कितना होता है, तो यह 390 से 780 nm के बीच होता है। नेक्स्ट है मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह कौन सा होता है, तो यह है 5500 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो कैसी होती है, तरंग एवं कणों के समान होती है। तो प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट है प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। इनमें से वह जिसका वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है, तो यह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश का वेग अधिकतम कब होता है, जब वह निर्वात में होता है तो उसका वेग अधिकतम होता है। प्रकाश की गति न्यूनतम कब होगी, तो कांच के बीच से जाते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाएगी। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में 8.3 मिनट लगता है। तो सूर्य का जो प्रकाश है धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है 8.3 मिनट। नेक्स्ट है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वह तरंगदैर्घ्य और वेग होता है। तो प्रकाश के तरंगों के वायु से जब कांच में वो जाता है तो तरंगदैर्घ्य और उसके वेग में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहती है, तो उसकी आवृत्ति जो होती है अपरिवर्तित रहती है, जबकि तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाता है। तो सघन से विरल में जब प्रकाश गमन करता है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से
दूर हट जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, संपादित होती है। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है, तो यह नियोन गैस होती है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किसका परिणाम है, तो यह है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का प्रभाव है। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है पूर्ण अभ्यंतर या आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो यह ऑप्टिकल फाइबर में जो संचरण होता है वह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के अनुप्रयोग द्वारा होता है। परिघटना जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत प्रवाहित होता है, प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। तो तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से सही कथन बताना है। तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर आधारित है, ये सही है। नेक्स्ट है, प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है, प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है, तो ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह प्रकाश के सकल आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, मृग मरीचिका और मृग तृष्णा का क्या कारण है, तो यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन इसका कारण है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जगमगाता है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है, तो उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है उसके चमक का आधारभूत कारण। नेक्स्ट है, हीरा कथन है, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, तो यह सही है। इसमें आर गलत है तो इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इनमें से वह शक्ति जो एल्बिडो से संबंधित है, तो एल्बिडो से संबंधित है वह वापसी की शक्ति है जो एल्बिडो से संबंधित है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का क्या नाम है, तो यह होलोग्राफी है। 3 डायमेंशनल जो होता है वो होलोग्राफी पे आधारित है। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है, तो यह रोस्टर स्कैन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस किया कर प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित किया जाता है, तो यह रोस्टर स्कैन के कारण होता है। नेक्स्ट है, रमन प्रभाव का प्रकाश उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, तो यह सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार जाती है। नेक्स्ट है, ध्वनि के पुनर्उत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको कहते हैं ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है, तो यह लेजर बीम प्रयुक्त होता है। जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क को कह रहे हैं, तो जब एक सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना पर आधारित है, तो यह परावर्तन एवं विवर्तन के कारण इंद्रधनुष के रंगों के समान दिखती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सही कथन देखना है, 3 और 4 सही है, इसे देख लेते हैं। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है, अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। तो अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। नेक्स्ट है, कथन और कारण है, देखते हैं। कथन, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक समांतर 24 फ्रेम प्रति सेकेंड प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो यह सही है। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इसलिए नहीं मिल सकते। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य तरंग संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है, तो यह आवृत्ति माडुलन है। आवृत्ति माडुलन के द्वारा प्रयोग किया जाता है। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है, तो वह वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। तो रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभिलेंस
अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है वह कैसा होता है, तो वह उल्टा और वास्तविक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है क्योंकि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है, इसलिए दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। इसका क्या कारण है, तो यह है अल्ट्रावायलेट प्रकाश। तो अल्ट्रावायलेट प्रकाश जो सूर्य से निकलती है उसकी वजह से अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट है, किसी तारे का रंग दर्शाता है तो उसके ताप को दर्शाता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है, तो यह है धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विकिरण का कारण धूलकण है। नेक्स्ट है कथन, और ये देखते हैं सही कथन। यदि मैजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित रंग कौन सा होगा, तो यह लाल होगा। तो यह सही है, मैजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो जो क्षेत्र होगा वो लाल रंग होगा। नेक्स्ट है, यदि सायन और मैजेंटा रंग के वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित रंग जो होगा वो नीला होगा। तो सायन और मैजेंटा का जो दो वृत्त एक दूसरे को जो काटेंगे उससे नीला रंग होगा और मैजेंटा प्लस पीला इक्वल टू रेड, लाल रंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित है इसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। नेक्स्ट है, सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है लाल रंग का। सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है, तो यह बैंगनी रंग का होता है। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है, तो यह बैंगनी होता है। इनमें से उच्चतम ऊर्जा किस प्रकाश में होती है, तो नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, कथन और कारण देखते हैं। तो इसमें आर सही है, देख लेते हैं इसे। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। ठीक है, तो जो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है वो हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। नेक्स्ट है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है, तो यह प्रकाश का अपवर्तन होता है। नेक्स्ट, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है, तो यह अपवर्तन है। नेक्स्ट पे आते हैं, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है तो कुछ बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की दैर्घ्य लंबाई सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, कथन कारण है, देखते हैं। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए। तो दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, इनमें से वह जो कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है तो वह है कोबाल्ट ऑक्साइड। तो कोबाल्ट ऑक्साइड जो होता है कांच को नीला रंग, गहरा नीला रंग प्रदान करता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। इसमें लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा अधिक प्रकीर्ण होती है, इसीलिए। नेक्स्ट है, खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसका प्रकीर्णन होता है जो सबसे कम होता है। कथनों में विचार करना है, सही देखना है। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन है, सही है। नेक्स्ट है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये भी सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का क्या कारण है, तो यह प्रकाश का प्रकीर्णन है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह किस रंग का होता है, काले रंग का होता है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है, तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, हमें हरी घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यह हरे रंग को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, इसीलिए। प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट है, मान लीजिए पृथ्वी से पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग के 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को कैसा दिखाई देगा, तो वह पीले रंग का दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, कार के पीछे के यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, तो यह है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है।
धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन जो होता है सबसे उचित कौन सा है, तो यह है ऊपर उजला और नीचे काला, ऐसा। नेक्स्ट है खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है तो एक काल्पनिक और बड़ा होता है। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, तो यह अनंत होगी। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा, तो यह 2 थीटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं या कथन और कारण है, देखते हैं। कथन है यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकती हैं। सही है। प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है, इसीलिए। तो ये दोनों सही हैं और इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नेक्स्ट है प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है, तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है, नीला, हरा और पीला, ये सही क्रम है। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए जो भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है वो क्या है, तो वह है परिक्षेपण, परावर्तन जिसको और अपवर्तन एवं आंतरिक परावर्तन, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट है इनमें से इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देने वाला कौन सा रंग होता है, तो यह हरा रंग होता है। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं तो यह बैगनी और लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है कथन कारण है, देखते हैं। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है, तो ये बिल्कुल सही है कि ऐसा होता है, और आर गलत है, इसे छोड़ देते हैं। निम्नलिखित कथनों में बताना है सही कौन सा है। तो यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा, तो ये सही है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा, तो ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है जल में वायु का बुलबुला जिसके भांति कार्य करेगा वह कौन सा है लेंस, तो वह है अवतल लेंस है। तो जल में जो वायु का बुलबुला होता है वह अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, अपसारी लेंस का व्यवहार करता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई का ये आधा होना चाहिए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत होती है। नेक्स्ट है 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी, तो उसका आधा कर दीजिए, 0.75 मीटर होगी। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में कौन सा लेंस लाया जाता है, तो ये उत्तल लेंस लाया जाता है। दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के संबंध में सही कथन नहीं है, तो ये है इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का, तो ये गलत है क्योंकि उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो नतोत्तर लेंस का उपयोग करते हैं, कॉनकेव का। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं को ठीक किया जाता है, तो यह अवतल दर्पण द्वारा अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। नेक्स्ट है जब एक व्यक्ति किसी तीव्र प्रकाश से क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उससे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, तो इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है पुतली के आकार में परिवर्तन होना, रोडोप्सिन का विरंजक व पुनः विरचन होना तथा आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित हो जाना, ये इसका कारण है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस बनते हैं तो यह उत्तल लेंस के बनते हैं। आँख में संकेंद्रण होता है, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा होता है। सही कथन नहीं है, तो ये सही कथन नहीं है तो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह अवतल या नतोत्तर दर्पण होता है। खोज बत्ती में जो होता है वो अवतल या नतोत्तर होता है। नेक्स्ट है समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे को
से सटा कर रखे गए हैं। तो इस युग्म को का व्यवहार कैसा होगा? तो यह कांच की समतल चादर की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है? तो यह 25 सेंटीमीटर होता है। आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो सिलियरी मांसपेशियों के शिथिलन और संकुचन से परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है, लेंस की शक्ति मापी जाती है। किस में मापी जाती है? तो यह डायोप्टर में मापी जाती है। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी? तो यह 50 सेंटीमीटर होगी। धूप के चश्मे का पावर क्या होता है? तो यह 0 डायोप्टर का होता है। नेक्स्ट है, कैमरे का द्वारक और कपाट गति का जो संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा वह क्या है? तो F22 1/60 होता है। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के जिस भाग से तुलना की जा सकती है वह फिल्म होता है। तो आंख के रेटिना की तुलना कैमरा के फिल्म से किया जाता है, फिल्म भाग से किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह कौन सा है? तो वह है दृष्टिपटल, या जिसको रेटिना भी कहते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। ठीक है। अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। नेक्स्ट है, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। तो ये कौन से हैं? तो ये हैं लाल, हरा और नीला। तो लाल, हरा, नीला के मिश्रण से अनेक ये रंग बनते हैं। नेक्स्ट है, जब लाल, नीला और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग सफ़ेद हो जाता है। तो लाल, नीला और हरा प्रकाश का पुंज जब एक स्थान पर पड़ता है तो कैसा हो जाता है? तो वो सफ़ेद हो जाता है। इनमें से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो काला जो है प्राथमिक रंग नहीं है, जबकि पीला, लाल और नीला ये प्राथमिक रंग होते हैं। 3 मूल रंग कौन से हैं? तो यह है नीला, हरा, लाल, ये तीनों मूल रंग हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? तो ये 7 होती है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंगों के संदर्भ में हरा, भूरा, लाल तथा पीला में से सबसे विषम कौन है? तो यह भूरा है। तो इसमें भूरा विषम है, बाकी सब समानता है, समान है। निम्न परिघटनाओं पर विचार करना है, इसमें बताना है कि कौन सा ये दृष्टिभ्रम है। तो देखते हैं। 1, गोधूलि से सूर्य का अमाप दृष्टिभ्रम होता है। उषा काल में जो सूर्य का रंग है वो भी दृष्टिभ्रम है, और आकाश में तारों का टिमटिमाना भी दृष्टिभ्रम होता है। तो इस तरह ये चैप्टर, प्रकाश का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर है, उसको चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो यह गैस एवं द्रव में हो सकता है। नेक्स्ट है, 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। इसीलिए भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितना है? तो यह 720 कैलोरी है। ठीक है। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं, तो कितने पे? ये 40 डिग्री पर समाप्त रहते हैं, समान रहते हैं। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट 40 डिग्री पर समान रहते हैं। नेक्स्ट है, वह बिंदु जिस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना हो जाता है, तो यह है 160 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान 310 होता है। मानव शरीर का समान तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में क्या होगा तापक्रम? तो यह होगा 36.89 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का क्या तापमान होगा? तो यह 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो यह होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट F है हो, C तथा F है। यदि C तथा F का संबंध इतना है, F बराबर 9/5C + 32 हो, तो F और C का मान निकालना है। तो F बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 9/5C + 32। ठीक है।
नेक्स्ट है ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का जो द्रवांक होता है न्यूनतर होता है, इसलिए दी जाती है। स्वचालित इंजनों हेतु हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है किसका, तो एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है हिमरोधी के तौर पर। परम शून्य तापमान क्या है, तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य तापमान कहते हैं, जो 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है गर्म करने से विस्तारण जो होता है पदार्थ का घनत्व घटा देता है। तो गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है, तो जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटेगा। आगे देखते हैं, थर्मोस्टेट का प्रयोजन है, तो तापमान को स्थिर रखना ही थर्मोस्टेट का प्रयोजन है। नेक्स्ट है थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि उसमें संचालन, संवहन, विकिरण द्वारा ऊष्मा का कोई हानि नहीं होता है, इसलिए वो गर्म या ठंडा रहता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है, तो एक समान तापमान को बनाए रखना इसका कार्य होता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है, तो यह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, जब सिले हुए बिस्किट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरा हो जाता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर जो आर्द्रता होती है वो कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, कथन और कारण है, देखते हैं। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। क्यों? क्योंकि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो दोनों ही सही है, कथन और कारण, और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट पे आते हैं, बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू परिस्थिति में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। तो ये सही है, क्योंकि घरेलू में CFC होता है और बड़े शीतगृह में अमोनिया का उपयोग किया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट है कथन कारण है, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। तो ये सही है, क्योंकि बर्फ जो होता है एक दुर्बल चालक होता है, इसका सही स्पष्टीकरण है। फिर देखते हैं कथन कारण है, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। तो ये सही है, क्योंकि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है, इसलिए उसे नहीं देखा जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसे सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि SPSP जो अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा है की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है, और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, क्योंकि साथ ही इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। तो शीशे की छड़ को जब हम लोग भाप में रखते हैं तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बढ़ जाती है। चलिए इसके बाद देखते हैं, कथन कारण है, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया हो गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म हो लगता है। तो ये सही है। नेक्स्ट है, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसलिए ओस नहीं बनता है। सही कथन नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूल नियंत्रित करता है किसे, तो केवल आर्द्रता एवं ताप क्रम को नियंत्रित करता है। सही सुमेलन है, देखते हैं। अलवणीकरण समुद्री जल से संबंधित है, प्रतिलोम परासरण पेयजल विकृतीकरण प्रोटीन संबंधित है। नेक्स्ट है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित है, वाष्पन शीतलन पर आधारित है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से ठंडा किया जा सकता है। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे कब,
जब कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान होगा तब। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक जो है बढ़ता है और जमाव बिंदु जो होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु जो होते हैं वो बढ़ जाएंगे और हिमांक जो होता है वो घट जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण है, देखते हैं। ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है, सही है। ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है, तो ये दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत लगाई जाती है, तो यह रजत परत लगाई जाती है। नेक्स्ट है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, इसीलिए आरामदेह होता है। फिर से कथन कारण देखते हैं। आर इसमें सत्य है, देखते हैं। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है कथन कारण ही है, देखते हैं। हल्के रंगीन कपड़ों की गर्मी में वरीयता दी जाती है क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, तो ये कथन और कारण दोनों ही सही है और स्पष्टीकरण भी है। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, तो पसीने का क्या उपयोग है, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। नेक्स्ट है, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसीलिए आराम महसूस होता है। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। नेक्स्ट है, एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्याले में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस और शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से वह प्याला जो कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा, वो दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचेंगे। नेक्स्ट है, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है तब। शुष्कता दशा संदर्भित होती है निम्न आर्द्रता से संदर्भित होती है। नेक्स्ट है कथन, देखते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। कारण गलत है, छोड़ देते हैं। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसीलिए। कथन कारण है, देखते हैं। आर सही है, इसे देख लेते हैं। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तापमान में जो वृद्धि होती है अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इसीलिए। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसलिए। नेक्स्ट है, कथन और कारण है, देखते हैं। प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था लगा होता है। एबोनाइट एक मजबूत होता है, तो क्योंकि एबोनाइट मजबूत होता है, दोनों ही कथन सत्य है, व्याख्या नहीं कर रहा है लेकिन। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान किस पर निर्भर करता है, तो ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले घटेगा और फिर बढ़ता है। यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अब नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें सही कथन कौन सा है, देखते हैं। तो सही कथन देख लेते हैं। वातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है, ये कथन सही है। नेक्स्ट है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। नेक्स्ट है, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, तो इसीलिए ये रातें गर्म होती हैं। नेक्स्ट है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा गर्म होती हैं। शीतकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है, तो भंडारित फल की श्वसन की दर घटा देते हैं, इसलिए फल अधिक समय तक चलती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से भरा पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से
गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है उन कथन कारण है, देखते हैं। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ये सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। सही कथन है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है, ये सही कथन है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि किसी गैस का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे पुनः मूल आयतन प्राप्त करने के लिए कितना गर्म किया जाता है, तो यह 327 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो इस तरह ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट अगले टॉपिक में तरंग गति के साथ मिलते हैं। तो चलिए यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं।